क्या आपको लगता है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है? उसके स्कूल टीचर ने आपको बताया होगा या शायद स्कूल के काउंसलर ने या साइकोलॉजिस्ट ने। लेकिन ये सुनने के बाद में थोड़ी देर के लिए एज ए पेरेंट लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। डिसलेक्सिया हुआ यानी क्या हुआ? बहुत से लोग रिसर्च करने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं और देखने में आया है कि दे एंड अप विथ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। ये ऑलमोस्ट हर उस फैमिली की कहानी है जिसके अंदर ऐसा कोई बच्चा है जिसको रीडिंग में राइटिंग में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। हाय, मैं अरफा जलगांवकर। मैं इसी तरीके की यूजफुल कंटेंट बनाता हूँ जो बच्चों से काफ़ी रिलेटेड होते हैं या फैमिली से रिलेटेड होते हैं, उनके एकेडमिक्स को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के या उनकी सुपर एबिलिटीज़ को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम डिस्लेक्सिया के 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, डिस्लेक्सिया सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं और उन 6 के अंदर भी कइयों के अलग-अलग नाम भी हैं, उनके फीचर्स के मुताबिक। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम उनको ब्रीफली समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि जब भी हम कोई यूजफुल वीडियो अपलोड करें यू विल बी द फर्स्ट टू गेट अ नोटिफिकेशन। इस वीडियो को हम ज्ञान बांटने वाला वीडियो नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट हम इसको काफ़ी कंसाइज रखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्कस करेंगे उसके फीचर्स, उसके सिम्टम्स और तीसरा जो सबसे यूज़फुल है वो है सॉल्यूशन। एज़ अ पेरेंट आप लोग घर में अपने बच्चे की हेल्प किस तरीके से कर सकते हो वो भी शॉर्टकट में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया। इसे ऑडिटरी डिसलेक्सिया या डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया भी कहते हैं। नामों में कंफ्यूज मत होइए, बताने वाला हूं आगे क्या है। इस फॉर्म ऑफ डिसलेक्सिया के अंदर बच्चे को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है साउंड को प्रोसेस करने में, या आप ये कह सकते हैं कि वो साउंड्स को प्रॉपरली उस अंदाज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता जिस अंदाज में दूसरे बच्चे कर पाते हैं, या वो साउंड को उस अंदाज में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता जिस अंदाज में स्कूल में एक्सपेक्टेड होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो साउंड को दूसरे साउंड के साथ में ब्लेंड करके एक नया साउंड प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बी के साथ में ए लगने पर बनेगा बै, आगे और एक लग गया टी तो बी ए टी, बैट। जिस तरीके का साउंड बनता है, जिस तरीके से बच्चे का ब्रेन ऑटोमेटिकली रीडिंग को अपने अंदर ले पाता है, वो ब्रेन को एक ऑटोमेटिक वे में रीडिंग की तरफ लेके जा पाता है। इस फॉर्म वाले बच्चों को, इस फॉर्म ऑफ डिसलेक्सिया वाले बच्चों को ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नतीजा ये होता है कि बच्चों की वोकैब्युलरी प्रॉपर्ली डेवलप हो ही नहीं पाती या बहुत छोटी-सी होती है और साथ ही में वो मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस या मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शंस को भी समझने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में टीचर आते हैं और कहते हैं, "चलो साइंस की टेक्स्ट बुक निकालो, यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 36, 36 पेज नंबर पे पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 2 से हम पढ़ेंगे।" इतने सारे स्टेप्स, बच्चा कंफ्यूज। सारे बच्चे फट 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 वो काम कर रहे हैं लेकिन ये कंफ्यूज है। ये आसपास के बच्चों को देखता है, बड़ी इजीली कर पा रहे हैं। ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये फील आने लगता है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब बच्चा इस तरह की फीलिंग अपने अंदर जनरेट कर लेता है, नतीजा ये होता है कि वो उतने एफर्ट्स पुट ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती चली जाती है। जस्ट इमेजिन एक क्लासरूम जिसके अंदर एक मासूम सा बच्चा जो साउंड को समझ के ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, साउंड को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, 2-4 लेटर्स को मिला करके एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहा है, जो कि बहुत से टेक्स्ट बुक में ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए उसको पढ़ना एक नाइटमेयर होता है। जस्ट इमेजिन कि रोज़ाना की ज़िंदगी क्लासरूम में कैसे बिता रहा होगा। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे वर्ड्स में यूजुअली कन्फ्यूज़ होते हैं। वो प्रॉपरली को प्रोबेबली समझ रहे होते हैं। इसकी वजह से उनकी वर्ड्स की रिकॉग्निशन के अंदर साइमल्टेनियसली उनकी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। अगर किसी बच्चे को हम वर्ड्स में इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं तो हम इस नतीजे को निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि इसे ऑडिटरी डिसलेक्सिया हो। और इस सूरत में असेसमेंट तो करवाना जरूरी है ही। ये एज ए पेरेंट आप भी काफी हेल्प कर सकते हैं। अब वो हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो आपको ऑडिटरी स्किल्स के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है। कैसे? आपको 3 चीजों को इम्प्रूव करना है। पहली, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी, ऑडिटरी मेमोरी। और तीसरी एंड द लास्ट, ऑडिटरी क्लोजर।
अब ये तीनों क्या होते हैं, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए। हम डेफिनेटली इस पे एक अच्छा सा वीडियो बना करके, डिटेल वीडियो बना करके आपको देंगे, जो आपको प्रैक्टिकली आपके बच्चे की हेल्प करने में काम आएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी जाके कंटेंट डाल रहे होते हैं, हमें वहां पर भी फॉलो करें। दूसरा फॉर्म जो आज हम सीखने वाले डिसलेक्सिया का, वो है विजुअल डिसलेक्सिया, जिसे ऑर्थोग्राफिक डिसलेक्सिया, सरफेस डिसलेक्सिया या डायसिडेटिक डिसलेक्सिया भी कहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इजी लैंग्वेज में। इस तरह के डिसलेक्सिया से जो बच्चे ग्रस्त होते हैं, उनका मस्तिष्क जो होता है वो साउंड को सुनने के बाद में उससे किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा होता। इसी भाषा में समझे तो अगर हमने किसी बच्चे को कहा एप्पल, तो बच्चे ने बचपन से सुना होता है ए फॉर एप्पल। अब एप्पल क्या है, तो एप्पल फ्रूट है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, उसको काट के भी खाया जाता है, उसे दांतों से भी चबा के खाया जाता है, उसका बहुत अच्छा शेक वेक भी बनता है। और बच्चे जब एप्पल सुनते हैं तो वो उसके साथ में बहुत सारे अपनी बैक मेमोरी को लिंक कर पाते हैं। ठीक है, उनकी वर्किंग मेमोरी उनको तमाम चीज़ों को लिंक करवा पाती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पा रहे होते हैं। लेकिन विजुअल डिस्लेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं, उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। उनका मस्तिष्क इस तरीके की विजुअलाइज़ेशन को सपोर्ट नहीं करता। नतीजा ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में आता है द एप्पल इज़ वेरी स्वीट, तो स्वीट नहीं मालूम क्यों आया, और एप्पल क्या होता है? एप्पल एक फ्रूट है, बस उसमें खत्म हो गया। वो आगे एप्पल ऐसा है, एप्पल वैसा है, एप्पल के ये फीचर्स है, एप्पल के वो फीचर्स है, मैंने एप्पल खाया था। अपनी वर्किंग मेमोरी में से वो निकाल ही नहीं पाते। उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक होता है। साइमल्टेनियसली उनकी वर्किंग मेमोरी भी उस हद तक काम नहीं कर पा रही होती है, जिस हद तक काम करना एक्सपेक्टेड है। ये वही बच्चे हैं जो पी को क्यू से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, बी को डी से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, ये वॉस को सॉ से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, सॉ को वॉस से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, और उनकी पढ़ाई किसी और ही दिशा में चल रही होती है। टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, पेरेंट परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन ये बेचारे क्या करें, इनका ब्रेन सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता। रिसर्च के मुताबिक आमतौर पे इस तरह के डिस्लेक्सिया जो होता है वो जेनेटिक होता है। सिम्टम्स काफ़ी वियर्ड हैं। जी हाँ, जिनके घर में इस तरह के बच्चे होंगे, वो पेरेंट्स इस बात को आराम से रिलेट कर पा रहे होंगे, या अगर आप टीचर हो या आप बच्चों से एसोसिएट होकर के कुछ काम कर रहे हो, तो आपने कभी ना कभी ऐसा कोई बच्चा देखा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए एज़ ए पेरेंट आप क्या कर सकते हो? 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पहली, विजुअल मेमोरी, बच्चे की विजुअल मेमोरी पे काम किया जाए। दूसरा, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन पे काम किया जाए। मीन्स 2 चीज़ों के अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या चेंजेस है, क्या बदली हो रहा है, क्या तब्दील हो रहा है, उस पे काम किया जाए। तीसरा, विजुअल क्लोज़र पे काम किया जाए। ठीक है? चौथा जो होता है वो है, जब किसी ऑब्जेक्ट का नाम बताया जाए तो उसका जो इमेज है वो किस तरीके से फ़ॉर्म होगा, उस फ़ॉर्म के ऊपर काम किया जाए। जब एज ए पेरेंट हम इन 4 फैक्टर्स पे काम करते हैं, स्लोली, ग्रेजुअली बच्चा अपने आप को उस लेवल पे इम्प्रूव कर पाता है कि वो विजुअल मेमोरी से आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को ईज़िली फेस कर सके, और वो इस काबिल रहे कि जब भी डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो वो अपने टेलर मेड वेज़ निकाले और उसको ओवरकम कर सके। अच्छा, ये 4 चीज़ें किस तरीके से की जाएगी, अगर आपको ये और डिटेल में समझना है, तो कमेंट कीजिए। हम डेफ़िनेटली इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएँगे ट्यूटोरियल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ। डिस्लेक्सिया का अगला टाइप है अटेंशनल डिस्लेक्सिया। इस तरह के डिस्लेक्सिया के अंदर बच्चे आमतौर पर लेटर्स को अपनी जगह से बदल देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो हर वर्ड के पहले लेटर को दूसरे वर्ड के पहले लेटर से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देके समझाऊंगा। विंड, किंग। ठीक है, एक वर्ड है विंड हवा, एक है किंग राजा। अब जब एक अटेंशनल डिस्लेक्सिया वाला बच्चा इसको रीड करेगा, तो विंड के डब्ल्यू को किंग के से वो रिप्लेस कर देगा। नतीजा ये होगा कि अगर किसी सेंटेंस में विंड और किंग आया हुआ है, तो जब वो रीड कर रहा होगा तब क्या करेगा? अब विंड के डब्ल्यू की जगह पर अगर वो किंग का के लगा दे, तो विंड हो जाएगा काइंड, और किंग के की जगह पर वो विंड का डब्ल्यू लगा दे तो हो जाएगा विंग। मीन्स विंड और किंग को
क्या कर दिया उसने? काइंड विंग। ऐसा करने पर मीनिंग कुछ से कुछ हो जाता है। यही वजह है कि बच्चे प्रॉपर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। बच्चा जब रीड कर रहा होता है तो वो बहुत जोर लगाता है, बहुत फोकस करता है, उसे लगता है कि मैंने सही रीड किया, लेकिन रियलिटी में वो ब्लंडर कर चुका होता है। कैन यू इमेजिन कितना कंफ्यूजिंग है ये, और वो भी एक बच्चे के लिए। अटेंशनल डिसलेक्सिया में भी आप विजुअल ट्रैकिंग का उपयोग करके बच्चे की अच्छी खासी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि डिसलेक्सिया का कोई भी टाइप हो, विजुअल ट्रैकिंग हर एक के रेमेडिएशन में काम आता है। मीन्स एज ए पेरेंट अगर आप अपने बच्चे की हेल्प करना चाहते हो, तो अगर आपने विजुअल ट्रैकिंग के मेथड से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, विजुअल ट्रैकिंग बच्चे की इंप्रूव करना शुरू की, तो बच्चे अच्छा खासा इंप्रूव हो पाता है। अब विजुअल ट्रैकिंग क्या होती है, कैसे होती है, इस पे हमारे और वीडियोस भी आने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको विजुअल ट्रैकिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। डिसलेक्सिया का नेक्स्ट फॉर्म है निग्लेक्टेड डिसलेक्सिया। नाम अजीब सा है इसका, लेकिन इसका फीचर्स इसके नाम से काफी अलग है। निग्लेक्टेड डिसलेक्सिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता द चाइल्ड वाज निग्लेक्टेड, बल्कि इसका मतलब होता है निग्लेक्टिंग टू ऑनर द सीक्वेंस ऑफ द लेटर। मीन्स बच्चे इसके अंदर लेटर्स, एक किसी वर्ड के अंदर जो लेटर्स का सीक्वेंस होता है उसको मिक्स कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। आमतौर पे ये देखने में आया है कि वो लैंग्वेजेस जो लेफ्ट टू राइट चलती है, उनको भी ये राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE। ए से शुरू होता है, ई पे खत्म होता है, लेकिन देखने में आया है कि ये बच्चे जो है ई से शुरू करते हैं और ए पे खत्म करते हैं। अजीब है ना? मैं जानता हूँ। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डिविजनल अटेंशन या अटेंशन को फोकस ना कर पाना व्हाइल रीडिंग, या रीडिंग करते वक्त में बच्चे रीडिंग पे फोकस कम करके अपने अटेंशन को फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो इस बात को निग्लेक्ट कर देते हैं कि उन्हें किस साइड की तरफ रीड करना है। अगेन सॉल्यूशन सिंपल है। एज ए पेरेंट आप शुरुआत कर सकते हो विजुअल ट्रैकिंग के मेथड से। अब तक जितने टाइप हमने आपको डिसलेक्सिया की बताई है, उन सब में विजुअल ट्रैकिंग के महत्व को हमने प्रॉपर्ली स्टैब्लिश किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ डिसलेक्सिया है रैपिड नेमिंग डेफिसिट डिसलेक्सिया। हाँ, रैपिड नेमिंग डेफिसिट डिसलेक्सिया, इसे रैपिड ऑटोनेमिक डिसलेक्सिया भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। इस तरह के डिसलेक्सिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर चीजों के नामों को कंफ्यूज कर देते हैं व्हाइल रीडिंग। मीन्स किसी पैराग्राफ के अंदर उन्हें कोई एक चीज, किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है, वो देखते हैं, समझते हैं, और वो चाहते हैं कि उसको बिल्कुल सही पढ़े। उन्हें लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन जब वो उसका उच्चारण कर रहे होते हैं, जब उसको बोल रहे होते हैं, तो वो उसको बदल देते हैं। बड़ा कंफ्यूज करने वाला टाइप का डिसलेक्सिया का फॉर्म है ये। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे की रीडिंग काफ़ी हद तक हैम्पर होती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की वजह से, इस तरह के फीचर की वजह से उनका रीडिंग स्लो हो जाता है। उनके लिए रीडिंग एक नाइटमेयर की तरह होता है, वो रीडिंग को अवॉइड करते हैं, उनकी रीडिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्लस चूँकि वो कुछ और ही बोल रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो उनका कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी पुअर होता है। देखने में आया है कि फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया जो है, जो हमने सबसे पहले सीखा था, वो और ये ऑटोनोमिक, ये आपस में अपने सिम्पटम्स को ओवरलैप कर रहे होते हैं, और इस तरीके का डिसलेक्सिया बच्चों के लिए रियल में एक प्रॉब्लमेटिक होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? हम सीख चुके हैं विजुअल ट्रैकिंग की एक्सरसाइज। सबसे पहले करने वाली चीज वही है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, लेकिन वो आपके प्रॉब्लम का एक मेजर चंक सॉल्व कर देगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ डिसलेक्सिया, जिस लास्ट टाइप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसलेक्सिया के, वो है डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया। डबल, इसके नाम में छुपा हुआ है इसका फीचर। मीन्स जो हमने 5 डिसलेक्सिया के टाइप्स अब तक डिस्कस की है, उनमें से 2 या 2 से ज्यादा के सिम्टम्स को मिक्स करके सीवियरिटी के साथ में किसी बच्चे में ये पाया जाता है। मीन्स वो अटेंशनल भी इश्यूज को हो सकते हैं, उसको विजुअल इश्यूज भी हो सकते हैं, उसको ऑडिटरी इश्यू भी हो सकते हैं। मीन्स बहुत सारी चीज़ें इस एक टाइप के अंदर ही
कंफ्यूज करती है इस बच्चे को, और रीडिंग उसके लिए एक नाइटमेयर हो जाती है। एकेडमिक्स को फॉलो करना उसके लिए एक नाइटमेयर हो जाता है। एक बच्चे को सपोर्ट करने वालों के लिए, मिडिल एजुकेटर्स के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग काइंड ऑफ डिसलेक्सिया होता है। शुरुआत कैसी की जाएगी? शुरुआत वैसी है, विजुअल ट्रैकिंग के ज़रिए से। बच्चे को विजुअल ट्रैकिंग सिखाया जाए, प्यार से सिखाया जाए, जल्दबाज़ी ना की जाए। एक दिन में ये प्रॉब्लम बना नहीं है, एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन पेशेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई, तो ये अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाता है। हम इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ बना रहे हैं और बनाते चले जाएँगे। चैरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग पैसा ही दें, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना भी चैरिटी है। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के अंदर डिस्लेक्सिया की अवेयरनेस पैदा करें। हम ये बताएँ कि ये बच्चे अपने घर का अनवांटेड फर्नीचर नहीं है, ये बच्चे पोटेंशियल रखते हैं, प्रोवाइडेड इनकी प्रैक्टिकल हेल्प की जाए। तो मैं अरफा जलगाँवकर आज आपसे विदा लूँगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।